हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। ओआरआई के बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, वो है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर बच्चों क्या होगा कि जब हम इस वेक्टर डीएनए को कट करके और इसके ऊपर लाइगेट कर रहे होंगे किसको, पैसेंजर डीएनए को, तो ये जो डीएनए है प्लाज्मिड, ये तो बहुत छोटा है, हमें तो इजीली दिखेगा ही नहीं, नेकेड आई से थोड़ी दिखेगा ये हमको। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में बड़ा मुश्किल है ये पता लगाना कि हमारा जो पैसेंजर डीएनए है वो इसके ऊपर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड ऐसा सिलेक्ट करते हैं जिसके पास कुछ पर्टिकुलर जीन हो, ऐसी जीन जो हेल्प करे ये पता लगाने में कि क्या जीन में रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो वो जो साइट होते हैं, वो जो पर्टिकुलर जीन होती है जिसकी हेल्प से हम इसको पता लगा सकते हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सिलेक्टेबल मार्कर। यानी ये किसमें हेल्प करे बच्चों, इट हेल्प्स इन रिकॉग्निशन और कंफर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है कि नहीं बन गया, उसको कंफर्म करने में हेल्प करता है। इट कैन बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट, इट कैन बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट, और मे बी प्रोड्यूसिंग some specific enzyme like X-gal जीन जो है बच्चों, ये क्या बनाता है, प्रोड्यूसेस बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ऐसे या तो कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो हेल्प कर सकते हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर एंजाइम बनाने वाले जो जीन है वो यूज कर सकते हैं, या वो हमारी हेल्प कर सकते हैं क्या बताने के अंदर कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है कि नहीं बना है। तो उससे हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो आप बोर्ड पे डायग्राम देख रहे हो एक प्लाज्मिड का, ये प्लाज्मिड कौन सा है, ये है PBr322। ठीक है बच्चों, अब ये प्लाज्मिड जो है, इस प्लाज्मिड के ऊपर आप देख रहे हो क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। यानी कि यदि ये प्लाज्मिड किसी ई कोलाई के अंदर चला जाए तो उस ई कोलाई के पास किस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस आएगा, एम्पिसिलिन के लिए और या फिर टेट्रासाइक्लिन के लिए। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इस सिलेक्टेबल मार्कर को यूज करना चाहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यूज करेंगे इन सिलेक्टेबल मार्कर को एज क्लोनिंग साइट। कैसे यूज कर लेंगे, क्लोनिंग साइट की फॉर्म में। सिलेक्टेबल मार्कर्स आर यूज्ड एज क्लोनिंग साइट। अब क्लोनिंग साइट की फॉर्म में यूज करें, हमने देखा कि इन सिलेक्टेबल मार्कर के ऊपर कुछ पर्टिकुलर जो जैसे आरई है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है, वो काम कर रहे हैं। जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाली जो साइट है इसके ऊपर PST1 काम कर रहा है, या यहाँ पर PUV1 काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर आरई काम कर रहे हैं, यहाँ पे बामेचून कर रहा है, यहाँ पे तो यदि हम ये आरई यूज करेंगे तो क्या होगा, इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ये टेट्रासाइक्लिन वाली साइट जो है वो कट हो जाएगी। ठीक है, या सपोज साल्वन यूज किया तो ये साइट जो है वो कट हो जाएगी। यदि यहाँ पर स्टिकी एंड रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पैसेंजर डीएनए को यहाँ पर लाइगेट कर सकते हैं। लाइगेट करेंगे तो क्या होगा, यही जो सिलेक्टेबल मार्कर है उसको हमने क्या कर लिया, एज क्लोनिंग साइट यूज कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब कैसे सिलेक्टेबल मार्कर्स के थ्रू हमको पता लगेगा कि जो जीन में चेंज हुआ है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है कि नहीं बना है। देखो बच्चों, सपोज कि हमने देखा एक कंडीशन है जहां पर हमने देखा कि हम इसे कट कर रहे थे एक पर्टिकुलर जीन से, आरई से। मान लो सपोज हमने इसे कट कर दिया, किससे, PST1 से कट कर दिया। इसके ऊपर मैंने PST1 जो है ये आरई यहाँ पर यूज किया है, तो ये आरई क्या करेगा, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट जो है उसको कट कर देगा, इसको कट कर देगा, यहां से इसने कट कर दिया। ठीक है, और अब हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर अटैच कर दिया किसको, सपोज ये एक पैसेंजर डीएनए था, इसको, ये क्या है, ये है पैसेंजर डीएनए, ये तो क्या है, ये तो है वेक्टर डीएनए, और ये है पैसेंजर
डीएनए या डिजायर्ड डीएनए, आरई सेम आरई से दोनों को ऑब्टेन, ये भी किस आरई के हेल्प से ऑब्टेन किया गया है, ये भी PST1 से ही ऑब्टेन किया है। तो दोनों का स्टिकी एंड जो है वो सेम होगा। अब क्या किया, दोनों को लाइगेट करवा दिया। अब हमें देख नहीं रहा है, मीडियम में हमने कट करके डीएनए के पीसेस रखे हुए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जुड़ जाए। तो सपोज यहां पर इस तरीके से वो हमने देखा कि ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाली साइड थी बच्चों, जो ORI है, यहां पर हमने देखा क्या, यहां पर ये पैसेंजर डीएनए जो है वो जुड़ गया कुछ इस तरीके से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। यानी कि ये डीएनए कैसा है बच्चों, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक तो ये हो गया बच्चों। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि हमने सब कुछ सही तो किया, लेकिन सपोज कि ये जो डीएनए था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो थी वो और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो थी वो इंटैक्ट, इसके ऊपर पैसेंजर डीएनए नहीं जुड़ा, यानी या तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया या फिर वो नॉन रिकॉम्बिनेंट रहा। दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो जुड़ गया या नहीं जुड़ा। और यदि ऐसा कुछ होता है, यानी टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस तो बचा हुआ है, लेकिन एम्पिसिलिन वाला रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो यहां पर खत्म हो गया, जबकि ये दोनों के लिए रेजिस्टेंट है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसे इंसर्ट कर दिया एक बैक्टीरिया के अंदर। तो यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है के अंदर हमने इंसर्ट किया प्लाज्मिड, तो क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर सपोज ये न्यूक्लियड है और ये प्लाज्मिड आ गया। लेकिन ये जो प्लाज्मिड आया है इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जो है वो तो है, लेकिन एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं है। मान लो ये बैक्टीरिया है ए, तो ये किसके लिए रेजिस्टेंस है, ये है सिर्फ टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ठीक है, सिर्फ किसके लिए रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन के लिए। यदि हमने ये प्रोसेस किया होता और पैसेंजर डीएनए यहां पर लाइगेटेड नहीं होता, यानी वेक्टर के ऊपर जाकर के नहीं जुड़ा होता पैसेंजर डीएनए, तो उस केस में क्या होता, उस केस के अंदर यदि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड चला जाता तो क्या होता, रेजिस्टेंस होता दोनों के लिए। किसके लिए, एक तो ये एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए रेजिस्टेंट होता, ठीक है। इसे मैं मान लो बी लिखते रहा हूं, बी बैक्टीरिया बन गया। अब हमें चेक करना है कि किस हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने दो पेट्री डिश लिए, कल्चर मीडियम लिया, एक कल्चर मीडियम के अंदर डाल दिया टेट्रासाइक्लिन, एक के अंदर डाल दिया, या पहले लिख देता हूं एम्पिसिलिन, एक के अंदर डाल दिया एम्पिसिलिन और दूसरे के अंदर डाल दिया टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब मान लो इस ए वाले बैक्टीरिया को, इसकी बहुत सारी कॉलोनी बना रखी थी, हमने इसको ग्रो करवा लिया था नॉर्मल कल्चर मीडियम के ऊपर, और अब इसका कुछ अमाउंट जो है वो इसके ऊपर भी रखा और इसके ऊपर भी रखा। क्या होगा बताओ, यदि एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में इस ए को रखा है तो क्या वो ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। तो बच्चों देखो कि एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं है इसके पास, यानी ये क्या कर जाएगा, एम्पिसिलिन वाले मीडियम के अंदर डेड होने लग जाएगा। और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अभी भी बची हुई है, देख रहे हो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अभी भी बची हुई है, यानी इसके लिए रेजिस्टेंट है, यहाँ पर सर्वाइव करने लग जाएगा। तो यदि ऐसा कुछ हुआ तो इसका मतलब हम मान लेंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो बिल्कुल सही हुआ है। यदि मान लो कि ये जो पैसेंजर डीएनए है ये इसके ऊपर अटैच नहीं हुआ होता प्लाज्मिड के ऊपर, तो उस केस में क्या होता, दोनों के लिए रेजिस्टेंट होता है ये एम्पिसिलिन टेट्रा, यानी बी वाले केस में क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों पर ही सर्वाइव कर लेगा, यानी टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे भी बी सर्वाइव करेगा और एम्पिसिलिन वाले मीडियम पे भी ये बी जो है वो सर्वाइव करेगा, यानी दोनों पे सर्वाइव कर रहा है। तो हम क्या समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब जो पैसेंजर डीएनए है वो इसके ऊपर आया ही नहीं है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों ही जीन प्रेजेंट है। तो हो गया यूज सिलेक्टेबल मार्कर की फॉर्म में, जिसकी हेल्प से हमने पता कर लिया कि डिफरेंट कल्चर मीडियम एंटीबायोटिक के साथ में यूज करके पता कर लिया कि रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं, पैसेंजर डीएनए वेक्टर डीएनए के ऊपर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ठीक है। अब मान लो एक सी केस बोलूं कि मान लो मैंने दोनों के ऊपर डाला और दोनों ही के ऊपर बैक्टीरिया डेड होने लग गए, तो क्या इससे आप कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो क्या कि आखिर क्या रीजन रहा होगा कि दोनों ही मीडियम पे हम बैक्टीरिया को रख रहे हैं तो वो डेड हो जा रहा है। क्या आप सोच सकते हो क्या बच्चों, बिल्कुल सोच सकते हो आप। कैसे कि यदि प्लाज्मिड ही नहीं हो तो फिर किसी भी एंटीबायोटिक लिए रेजिस्टेंस नहीं होगा और ये दोनों ही कल्चर मीडियम पे डेड होने लग जाएंगे। तो इस तरीके से सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो हम यूज करते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जो
कॉन्सेप्ट है बच्चों, उस टाइप का प्लाज्मिड, और उसे एज क्लोनिंग साइट यूज करके हमें डिफरेंट मीडियम में बैक्टीरिया को रख करके चेक करना पड़ेगा कि किसके लिए रेजिस्टेंस बचा हुआ है, किसके लिए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पैसेंजर डीएनए जाकर के क्लोनिंग साइट के ऊपर अटैच होता है तो क्लोनिंग साइट जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को दे रहा था वो प्रॉपर्टी आना बंद हो जाता है। क्या हम इसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं बच्चों? बिल्कुल यस, हम इसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। तो ये हमने सही से समझ लिया कि आखिर सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है और किस तरीके से सिलेक्टेबल मार्कर जो है उन्हें हम यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि हमारा जो पैसेंजर डीएनए है वो वेक्टर डीएनए के ऊपर लाइगेट हुआ है कि नहीं हुआ। और बच्चों ये जोड़ने के लिए हम यूज क्या करते हैं? ये पैसेंजर डीएनए और वेक्टर डीएनए को जोड़ने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? लाइगेज एंजाइम यूज करते हैं। ठीक है, अब सिलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में एक और भी जीन यूज करते हैं कुछ प्लाज्मिड्स के अंदर। कौन सा होता है वो? लैक-जेड जीन। बच्चों ये जो लैक-जेड जीन है ये क्या करती है? ये बनाती है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और बच्चों ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है ये क्या करता है? ये कन्वर्ट कर देता है एक्स गाल को। एक्स गाल क्या है? ये एक क्रोमोजन है, क्रोमोजन। इस क्रोमोजन को ये एंजाइम क्या करेगा? ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर। तो कैसे यूज कर सकते हैं हम इसको? कि आप देख रहे हो कि यहां पर सिलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में जो जीन हमने यूज किया वो क्या बना रहा है? वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना रहा है। और ये एंजाइम क्या कर रहा है? ये एंजाइम एक क्रोमोजन से ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रहा है। क्रोमोजन का खुद का कलर कैसा है? मान लो व्हाइट कलर है। कैसा है? व्हाइट। तो अब क्या होगा बच्चों? किस तरीके से ये सिलेक्टेबल मार्कर हमें ये बताएगा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर या नहीं है। देखो सपोज एक बैक्टीरिया, ठीक है, इसके अंदर इसका नॉर्मल न्यूक्लियोइड है ये, और वो प्लाज्मिड जिसके पास कौन सी जीन थी? जिसके पास ये लैक-जेड जीन थी, ये जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। यदि यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया तो हो गया, बट इसके अंदर क्या है बच्चों? इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। ट्रांसफॉर्म्ड बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्म्ड बट नॉट रिकॉम्बिनेंट। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन में यहाँ पे बना लेता हूँ बच्चों कि सपोज मैंने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर ये न्यूक्लियोइड है और प्लाज्मिड भी आया, ट्रांसफॉर्म भी हुआ है, और ट्रांसफॉर्म्ड होने के साथ साथ कि ये कैसा है? रिकॉम्बिनेंट। ये है ट्रांसफॉर्म्ड बट ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट। अब देखो क्या होगा? दो सिचुएशन हो गई। इस जीन को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? एज सेलेक्टेबल मार्कर, ये पता लगाने के लिए कि क्या यहाँ पर जो पैसेंजर डीएनए है वो जाकर के जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। वहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है। तो क्या ये लैक-जेड जीन जो है बच्चों ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। अब यदि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा तो क्या ये सेम प्रोसेस होगी कि नहीं होगी? होगी। यानी इसके अंदर कॉलोनी का कलर कैसा रहेगा? ब्लू रहेगा। जब हम इसे क्रोमोजन इस कॉलोनी के ऊपर डालेंगे तो कलर कैसा रहेगा? कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। और ब्लू कलर का आना क्या बता रहा है? कि लैक-जेड जीन जो है वो एक्टिव है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रही है। इसका मतलब यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। ठीक है, लेकिन यही जब हम दूसरी कॉलोनी को जो है इसके ऊपर एक्स गाल डालते हैं या क्रोमोजन डालते हैं तो क्या होता है बच्चों? इस केस में हम क्या देखते हैं? इस केस में क्रोमोजन जो है, क्योंकि यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि लैक-जेड जीन जो है वो फंक्शनल है कि नहीं, अब ये खत्म हो चुकी है। तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या? कॉलोनी का कलर चेंज, क्रोमोजन डालने पे कलर में चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो यदि ये वाइट कलर का ही रह जाता है, क्रोमोजन डालने के बाद भी उसका कलर चेंज नहीं होता, वाइट ही रह जाता है, तो इससे हमें पता पड़ जाएगा क्या? कि यहाँ पर जो पैसेंजर डीएनए है वो आ चुका है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि सिलेक्टेबल मार्कर से हमको ये पता लग गया है जब हमने इसको एज क्लोनिंग साइट यूज़ किया तो कि ये ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है कि रिकॉम्बिनेंट हुआ है कि नहीं हुआ, ये हमें पता लग गया। तो बच्चों ये वाला मेथड जो है इसे बेटर मानते हैं किसके कंपेयर में? जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में दो डिफरेंट मीडियम में रख के देखना है,
कुछ में डेड हो रहे हैं, कुछ में नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, कलर चेंज से हमें पता पड़ जाता है कि रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इस मेथड को थोड़ा इजी माना जाता है, और वो एंटीबायोटिक वाला मेथड जो बच्चों थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी बच्चों, ये बात हो गई सिलेक्टेबल मार्कर्स और क्लोनिंग साइट की। ठीक है।